गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सुरेश श्रीवास्तव। अगर आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, तो आप और अगर फ्यूचर में आपका प्लान है कि हमने इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, नीट की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, और अगर आपको फील होता है कि अभी तो हमें मैथ्स में बहुत इशू आया 9th-10th में और फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आप इस दुनिया के पहले स्टूडेंट हैं जो मैथ और फिजिक्स में वीक हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, हाँ, जिन्होंने 9th-10th बहुत अच्छे से नहीं किया, फिर भी 11th और 12th में जाके नीट एग्ज़ाम में और आईआईटी के एग्ज़ाम में आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्म किया है। सो ये मैटर नहीं करता है कि अभी प्रीवियसली हमसे कितना मिस्टेक हुआ है, लेकिन अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, अभी भी आपके पास 3 इयर्स, और 9th में पढ़ रहे हैं तो 4 ईयर। हाँ, दैट इज़ अ इनफ टाइम पीरियड। हम अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे वन बाय वन कि हम अगर सपोज दैट एवरेज स्टूडेंट हैं, तो हम अपनी लाइफ को कैसे एक नई डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जब हमें 10+2 के बाद हमें मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने हमने बहुत सारा रश नहीं करना है, मतलब बहुत हमको ज़्यादा ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है। हमें सपोज़ दैट हम जब 11th में आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो फिजिक्स का हमने देखा, जब सिलेबस देखा आईआईटी का, तो हमको लगता है यार इसमें तो काइनेमेटिक्स भी है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स है, हाँ, इसमें मोशन है, तो इसमें रोटेशनल मैकेनिक्स है, इसमें ऑप्टिक्स है, हाँ, इसमें मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें तो सेवरल चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट के हैं। हम कैसे इतने सारे चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे? और तो इसके लिए हमें इन सब पार्ट्स को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाँ, अदरवाइज अगर आपने सोचा कि हम सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ लेंगे या हम सारे चैप्टर्स में हमको एक साथ स्टडी करेंगे, तब इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हमको सारे पूरी बुक्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है, और हमने उसी के अकॉर्डिंग आगे फर्दर स्टडी करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जब हम पहले स्टार्ट करना है हमको अपनी बेसिक्स को सही करने के लिए, सपोज दैट हम एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, तब देखते हैं कि हम इसमें तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते नहीं है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे मन में कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आते हैं, सो दैट कि हम जब हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होगा तो हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है, उन्हीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दूसरा कि बड़े-बड़े चैप्टर्स को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, तभी हम पूरी बुक्स को स्टडी कर पाएँगे। अगर हमने ये सोचा कि पूरी बुक्स को हमने एक साथ पढ़ना है, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, और हमको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चैप्टर्स को हमें बेसिक्स अपने कॉन्सेप्ट सही करने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोग बच्चे सोचते हैं कि कितने सारे फार्मूले दिए हुए हैं, काइनेमेटिक्स में अलग फार्मूले, थर्मोडायनेमिक्स में अलग हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट में अलग हैं, मॉडर्न फिजिक्स में अलग हैं। इतने सारे फार्मूले हमको कैसे याद रहेंगे? सारे फार्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, और हमको ज़रूरत है भी नहीं। हमें ये समझना होगा कि ये फार्मूले कहाँ से क्रिएट होते हैं। हाँ, जब तक हमको अपने डे टू डे लाइफ में इनको नहीं समझेंगे कि इनका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इतने सारे फार्मूलों को याद करना। याद करने से ज़्यादा बेटर है कि हम उनको समझ सके कि ये कहाँ से आते हैं। लाइक जैसे फोर्स है, आपको रियलाइज होना चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा मस है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ते हैं। कोई लाइट वेट है, उसको मूव करने के लिए हमको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इट्स मीन दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तभी आप समझ पाएंगे कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है। या कभी हम क्रिकेट देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जब वो फील्डिंग कर रहा होता है एक खिलाड़ी और कैच लेता है, तो अपने हाथ को पीछे क्यों ले जाता है, और ले जाता है तो अपने टाइम ड्यूरेशन को कैसे बढ़ा रहा होता है, उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, उसका मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। ये सब छोटी छोटी बातें डे टू डे लाइफ में जो हमारे हो रही होती हैं, उनको हम फिजिक्स के साथ कोरिलेट करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसको हम कैसे समझ पाएँगे। और उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, बोलते हैं आज मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई बोलता है 150 क्वेश्चन सॉल्व किए। इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेनिफिट तभी है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों।
अदरवाइज आप किसी की हेल्प से, या आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, या किसी के सपोर्ट से अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना आप 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं। बट अगर आप उसमें कहीं फंसते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को सही करते हैं, दैट इज़ अ मच 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 बेटर। ठीक है, एज कम्पेयर टू, इसलिए हमको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बल्कि कम क्वेश्चन सॉल्व करके उसके कॉन्सेप्ट पे हमको फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे मैथ्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें या फिजिक्स पढ़ें, डेफिनेटली अगर हम पढ़ते हैं सचमुच तो बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट में। तो जो भी चीज़ें हमारे माइंड में एम्बिग्यूटी है, उस चीज़ों को हम कोशिश करें कि किसी ना किसी से हेल्प लें, चाहे टीचर से लें, अपने पेरेंट्स से लें, या फिर अपने फ्रेंड से हेल्प लें, या ऑनलाइन हेल्प लें। लेकिन अपने डाउट को ज़रूर क्लियर करें, डाउट्स को सिर्फ बुक में नहीं रहने दें। जैसे जैसे आप डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे, आपके थॉट में, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में वो सब चीज़ें स्टोर्ड होता जाएगा, और जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हम वहीं पे हम फँस जाते हैं और हमसे क्वेश्चंस आगे सॉल्व नहीं होता है। इसलिए हमको अपने डाउट्स को डेली बेसिस पे हमको सॉर्ट आउट करते रहना है। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, कि जब भी हम 9th में आते हैं, तो हमको अपने हैंड से लिखने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए। चाहे टीचर पढ़ाता हो, चाहे हम घर में पढ़ते हो, या किसी एकेडमी में पढ़ रहे हो। जब तक हम अपने हैंड से लिखने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक हमारे ब्रेन के साथ अपने हैंड का कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, तब तक चीज़ें हमको बहुत दिन तक याद नहीं रहते। इसलिए हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। क्या लिखना है हमें? अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज़ को लिखना है, जो मेजर कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में हमने पढ़े हैं, उनको याद रखने, उनको उनको राइट डाउन करना है, और अपने जहाँ पे भी हम स्टडी करते हैं वहाँ पे उसको ले जाके आप स्टिकी नोट लगाना है, तब तक जब तक वो हमको अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। इट इज़ ए मोर इम्पॉर्टेंट। हम इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमको ये सब चीज़ें, हमारे छोटी छोटी चीज़ें, ये सब हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि जब जब हमको हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो गए, तब हमने कोशिश करनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेके बैठते हैं, तो हमको ये लगता है कि ये क्वेश्चंस तो हमसे बन नहीं रहे हैं। जब ये प्रॉब्लम्स आएगी, और ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ आती है, सभी बच्चों के साथ आते हैं। जब हम पढ़ लेके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैठते हैं, तो हमको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तब हमने क्या करना है, हमें हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, या किसी से हेल्प लेके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तब हमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ बेनिफिट ये मिलता है, हमको ये पता चलता है कि पैटर्न कैसे आता है एग्जाम का, क्या टाइम टाइम उसका टाइम मैनेजमेंट की हमको अंडरस्टैंडिंग होती है कि विद इन टाइम पीरियड में हम कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, या फिर हमको ये भी पता चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए एक बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो हमें लास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन सॉल्व करने की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि जब हम 9th में आ गए या 10th में आ गए, हमें एक डेली का रूटीन बनाना होगा। ये आप ये नहीं सोच सकते कि हम मंडे को एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नहीं, फिर हम ये सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है, तो हम लाइफ में फंस जाते हैं, और हमें रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है। इसलिए हमने आगे एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, खासकर तब जब हम 9th में आ गए हैं, सो दैट कि हमको एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि हमको इतने टाइम में फिजिक्स पढ़ना है, इतने टाइम में केमिस्ट्री पढ़ना है। सो कंसिस्टेंसी इज द इक्वली इंपॉर्टेंट। जब हम पढ़ाई कर रहे होते, हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमको लगता है यार ये हायर लेवल की चीज़ों को हमको नहीं समझ में आ रहा है, या एडवांस लेवल के लिए, तब हम सोचते हैं कि हमको कोई एकेडमी की ज़रूरत है। लेकिन ये भी सही एकेडमी को, सही कोचिंग को, या सही ट्यूटर को आइडेंटिफाई करना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज मोस्ट ऑफ एकेडमीज में हो गया, या यहाँ पे आप ट्यूशन पढ़ाई करते हैं, मोस्ट ऑफ टीचर्स का फोकस रहता है कि जो बच्चे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, इन्हीं बच्चों से बेटर रिजल्ट आएगा। बट ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, ऐसी एकेडमी को आइडेंटिफाई करना जहाँ पर वीक स्टूडेंट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करना, इट इज़ नॉट इजी टास्क। तो ऐसी ऐसे लोगों को अ, हम लोगों को आइडेंटिफाई करें, और वहाँ जाके अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो सकते हैं।
सबसे लास्ट में कि हमने अपना पेशेंस को लूज़ नहीं करना है। हमें अगर रिज़ल्ट 9th-10th में अच्छा नहीं भी आया, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, जिन्होंने 10th में अच्छा नहीं किया, फिर भी जाके आईआईटी में टॉप रैंकर्स में सेलेक्ट हुए। सो अपने आप पर बिलीव रखना है कि नहीं, आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, अपने बारे में अच्छा बोलना है और एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना है अच्छे स्टूडेंट्स का, जिनके बीच में हम बैठ के नॉलेज शेयर कर सकें या उनसे हम हेल्दी डिस्कशन कर सकें, अपने डाउट को क्लियर कर सकें। ऐसे लोगों के ग्रुप में अगर हम बैठते हैं या अगर हम ऐसा ग्रुप क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आता ही है। हाँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि हमें अपने बारे में रोज़ अच्छा बोलना है, अपने आप को बेस्ट बोलना है, डेली बोलना है कि आई एम द बेस्ट और मैं जो कुछ भी करूँगा उससे आउटकम अच्छा आएगा ही। हाँ, सो अच्छा अपने बारे में बोलें, अच्छा अपने बारे में सोचें, सो लाइफ में अच्छा होगा ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।